हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले हम पदार्थों के गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती है, पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। अब हम पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे और आप जानते हैं पृथक्करण क्यों करना है, क्योंकि हमें मिश्रणों से अलग करना है। यानी एक से ज्यादा जो पदार्थ मिले होते हैं बच्चों, जब एक से ज्यादा पदार्थ एक साथ मिले होते हैं तो उसे हम मिश्रण कहते हैं और उनमें से हमें अलग अलग पदार्थ करने हैं। तो देखिए हम इसमें देखते हैं आगे। ये देखिए ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चलनित्र यानी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे आप इधर देखिए, यहाँ पे चाय को अलग किया जा रहा है छलनी में से। यहाँ पे जो द्रव पदार्थ है वो तो छन जाएगा और जो ठोस पदार्थ है वो छलनी में रह जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे सस्यक कृतन यानी कि हम अनाज को, जैसे के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। यानी जब हम अनाज काटते हैं तो उनकी डंडियों से हम अनाज को क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, यानी उन्हें चलाया जाता है रई की सहायता से। तो रई या ब्लेंडर की सहायता से हम चलाते हैं। और जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा था, हमने 3 में भी पढ़ा था कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। तो कपास ओटना क्या है बच्चों, कपास ओटना है कि जो उसके बीज हैं, बिनोला जो बीज होते हैं उनसे हमें कपास यानी रुई को अलग करने की विधि हमारी क्या कहलाती थी, कपास ओटना कहलाती थी। और उसको इस तरह से हम क्या करते थे, पृथक करते थे। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा, आपने खाया होगा और उसमें यदि आपने यह पाया होगा कि मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। अगर मिर्च डली हुई है उसमें कटी हुई, या लाल मिर्च डली हुई है बड़ी उसमें, तो आप आसानी से उन्हें क्या कर देते हो, अलग कर देते हो। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आपको आम और अमरूद भरे हों और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। ये सही है। तो आप है ना एक कोई फल लेंगे और चाहे वो आम ले लो चाहे अमरूद, और उसको अलग कर देंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, आम अलग और अमरूद अलग। ऐसे ही तो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, जैसे आप ये देखिए, अब ये मैं अभी दूध और पृथक करने का, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध और दही का क्या है, मंथन किया जा रहा है ये इसमें। और ये रई है और रई से चला के इसे तरीके से क्या किया जाता है, मंथन किया जाता है, मक्खन को अलग किया जाता है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है। अमरूद और वो बड़े बड़े, भाई देखने में बड़े हैं अमरूद और आम, और आप अलग कर सकते हैं, ये सरल होता है। परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों, जैसे कि उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा, देखिए कल्पना कीजिए। यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण भरा हुआ गिलास दे दिया जाए, यानी ये रेत आपको दे दिया जाए और रेत है और ये नमक का मिश्रण भरा गिलास दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इस मिश्रण से रेत के कणों को क्या करें, हाथ से पृथक करें, तो बीन कर पृथक करें, तो आपको कैसा लगेगा। आपको थोड़ी देर तो लगेगा चलो ठीक है, फिर वो उसके बाद आपको ये काम बोरिंग लगने लगेगा और असंभव सा भी लगने लगेगा, हम कब तक इसको अलग करें, तो वो नहीं हो पाता है अलग। जैसे कि इसमें देखिए, तो पहली एक क्वेश्चन पूछ रही है कि पहली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है, हमें पदार्थ को क्यों अलग करना होता है। तो बच्चों देखिए हम इसी के लिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1 सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ये हमारी एक टेबल है और इसमें पदार्थ को पृथक क्यों करते हैं, ये थोड़े अव्यवस्थित हो गए हैं, है ना, अलग अलग ऐसे हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, इनको
सही भी करना है। तो देखिए सबसे पहला जो पृथक्करण है, चावलों से पत्थर को पृथक करना। अब चावलों से पत्थर को क्यों पृथक करते हैं? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये इसमें ये वाला जो है उद्देश्य उसके जिसके लिए हम पृथक करते हैं। तो आप ध्यान से पहले इसको देख लीजिए कि इसमें दे रखा है दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। तो हमारे लिए चावल तो उपयोगी है पर पत्थर उपयोगी नहीं है। तो क्या हम पत्थर को उपयोगी माने? नहीं ना, तो ये चीज नहीं है। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो दे रखी है अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, और इसमें दे रखा है हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। तो देखिए पत्थर जो है ये तीनों हमने पढ़ के देख लिए, तो अब इससे जो तो पत्थर हमारे लिए क्या है? अनुपयोगी है, तो हमने ये इससे मैच कर दिया। तो अनुपयोगी अवयवों को हम पत्थर को अलग करते हैं, चावल से पत्थर को अलग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि है ना उसमें से उनको क्या है, उनको पत्थरों को क्या करना है, हमें काम में नहीं लेना। तो देखिए हम इसको मिलान कर दिया, और अब क्या करेंगे, जो हमें अनुपयोगी अवयव जो मिले हैं और जो ठोस अवयव है उनको हम क्या कर देंगे, मतलब फेंक देंगे ना, बिल्कुल चावलों से ठोस अवयवों को अलग करके फेंक देंगे। ये भी ले सकते हैं ना। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। अब दूध हमारे लिए उपयोगी होता है, जैसे आप दही जमाते हैं और दही से आपको मक्खन को अलग करते हैं, तो आप जानते हैं कि उस मक्खन से तो घी बनता है, वो हमारे लिए उपयोगी है। और जो दही जो बच गया है वो छाछ रह जाता है, उसको आप छाछ बोलेंगे। मक्खन जब दही से अलग हो जाता है तो वो बचा पार्ट जो होता है दूध का, वो छाछ कहलाता है। तो वो भी हमारे लिए उपयोगी होता है। हम उसका रायता बनाते हैं, हम उसको भी खाने में यूज करते हैं, कढ़ी बनाते हैं, उसको भी उपयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए दोनों ही भिन्न है, मक्खन अलग है और वो दूध भी, दोनों ही भिन्न है, परंतु हमारे लिए उपयोगी पदार्थ हैं। कैसे हैं बच्चों? उपयोगी पदार्थ हैं। तो दोनों को हम अलग कर लेते हैं और पृथक कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। देखिए हमारा तीसरा जो कॉलम जो हमसे कह रहा है हम ये करेंगे। तो दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना। आप चाय की पत्तियों को कैसे पृथक करते हैं? तो हानिकारक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर करना, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। वो चाय की पत्तियां जो किण्वन विधि से बनी हुई हैं वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो हम खाएंगे तो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक है। तो वो है ना उसको पृथक करते हैं उसको। तो ये वाला इस कॉलम से मैच करता है। तो उनको अशुद्धियों को दूर करते हैं, तो हम उन अशुद्धियों को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। उन अशुद्धियों को हम क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। जो चाय पत्ती है और जो बच जाता है ठोस पदार्थ, उन अवयवों को हम फेंक देते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। तो आप ये चीज समझ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने ये टेबल भी मैच कर ली है और हमने पृथक कर लिया। और क्यों जरूरत पड़ती है आपको समझ में आ गया। कुछ अशुद्ध ठोस पदार्थ भी होते हैं, कुछ आपके दो उपयोगी अलग अलग पदार्थ आपको लेने हैं अलग अलग करके, तो वो भी आप उसके लिए पृथक करते हो। आप हानिकारक अवयवों को दूर करने के लिए आप क्या करते हो? पदार्थ को अलग करते हो अशुद्धियों से। तो देखिए हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अथवा तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो छाछ है, यानी दही से जो मक्खन अलग किया तो छाछ बच गई, छाछ और मक्खन अलग अलग हो गए, दोनों हमारे लिए उपयोगी है, दोनों का हमें अलग अलग उपयोग करना है। मक्खन से हमें घी बनाना है, वो अलग करना है, और साथ ही हमें उस छाछ से कढ़ी बनानी या हमें रायता जो भी बनाना है वो हमारे लिए उपयोगी है। तो हम इसके लिए भी करते हैं। और पृथक किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी कि जो हम पृथक कर रहे हैं कण, जो हमने पृथक किया है, जो भी कण हमने क्या किया है बच्चों पृथक करते हैं, तो उनकी साइज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, देखने में अलग अलग हो सकते हैं। घी को आप देख सकते हो, जो मक्खन हम अलग करते हैं वो देखने में अलग होता है, छाछ अलग होता है। तो इसी प्रकार से पत्थर अलग होता है, पत्थर का साइज अलग, पत्थर अलग होता है, चावल देखने में अलग होता है, तो वो सब अलग होता है। ये ठोस द्रव या गैस भी हो सकते हैं। हम द्रव से ठोस को अलग कर सकते हैं,
द्रव से द्रव को अलग करना, ये भी ठोस में ठोस मिला है, जैसे कि चावल ठोस है, उसमें पत्थर मिला हुआ भी ठोस है, तो ठोस से ठोस को पृथक करना। द्रव मिला है जैसे कि चाय पत्ती हमारा ठोस है पदार्थ है, और द्रव हमारा क्या है, जो चाय का जो मतलब द्रव पदार्थ जो होता है। और गैस है, गैस भी अलग करनी होती है, तो ये इस तरीके से हम अलग करते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता होती है। अब इन सब के गुणधर्म में अलग अलग भिन्नता है, तो हम कैसे पृथक करेंगे। अब हम बच्चों एक एक करके विधियों को समझेंगे और पढ़ेंगे कि हम किन किन विधियों द्वारा इनको पृथक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला यही है, देखिए पृथक्करण की विधियां, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये आप पढ़ने वाले हैं पृथक्करण की विधियां। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। हस्तचयन, हस्तचयन क्रियाकलाप 2 जिसमें दिया गया है बच्चों, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कच्चा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए, और क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न के कण, तो हम ऐसे अनाज को फैलाते हैं और एक ही प्रकार के कण पाते हैं क्या? क्या इनमें पत्थर के टुकड़े हैं, भूसी हैं, टूटे हुए अन्न के कण हैं, या अन्य खाद्य कण हैं? अगर हम कोई भी अनाज है उनको ले रहे हैं, क्या वो उनमें कोई पत्थर का कण नहीं, या भूसी टुकड़े, या कोई अन्य कण नहीं, तो हमें ये ले रहे हैं। और अब हमने अपने हाथ से पृथक पत्थर के टुकड़े, भूसे, अन्य अन्न कणों को इससे पृथक किया है, कीजिए। यानी कि देखिए आप घर में भी देखते होंगे, मम्मी को देखते होंगे कि जब भी वो कोई चीज बनाने वाली होती है, जैसे चावल बनाने वाली होती है या फिर वो दाल बनाने वाली होती है, तो सबसे पहले क्या करती हैं, वो यही करती हैं कि थाली में उनको लेने से पहले उनको बीनती हैं। बीनना यानी हाथ द्वारा क्या करना, चयन करना, अलग अलग करना। अगर मान लीजिए कि उसमें पत्थर के कण है, कंकड़ वंकड़ है, तो उसको अलग करना, कोई और टुकड़ा वुकड़ा कुछ भी डला हो अलग, तो उसको अलग करना, क्योंकि खाते समय वो हमारे मुंह में आएगा और फिर बेकार होगा, तो इस वजह से उसको अलग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हस्त चयन की इस विधि का उपयोग हम गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों को पृथक करने के लिए, यानी हम उन पत्थरों को तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है, ये कम मात्रा में ही मिलते हैं, इसलिए हम इनको अलग कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पत्थरों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है। देखिए ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये पृथक किया जा रहा है। देखिए आप यहाँ पे ये इसमें से कंकड़ों को पृथक किया जा रहा है, ये कंकड़ ये सब पृथक कर दिए गए अनाज में से इस तरीके से। तो ये क्या कराया जा रहा है, हस्त चयन विधि यानी बिन कर अलग किया जा रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है, आपने खेत अथवा खलियानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे, सूखी डंडियों के आपने गट्ठर देखे होंगे, और डंडियों से अनाज को, हम डंडियों से अनाज को क्या करते हैं बच्चों, अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। यानी हम डंडियों से अनाज को अलग करते हैं, पहले उनको धूप में सुखाते हैं। प्रत्येक डंडी पर अन्न के कण चिपके होते हैं, यानी अन्न के कण की बालियां ऐसी लगी होती हैं, जैसे मैं आपको इसमें बताऊं, जैसे कि इस तरीके से ये एक डंडी है और इसमें ये प्रत्येक कण में क्या है, ये कण इस तरीके से, देखिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ आपको समझ में आ जाए। देखिए ये अन्न के कण है, ये ऐसे बालियां हैं, तो इनको, तो ये डंडियों से ये बालियां हैं और इन बालियों में क्या है, अनाज है, अनाज भरा हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से। तो इनको क्या करना है, इनको सुखाया जाता है धूप में, और प्रत्येक प्रत्येक डंडी पर अनाज अन्न का कण चिपका रहता है। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर चिपके अन्न के कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्न कणों की डंडियों के इतने डालियों के गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। अब सोचिए इतने सारे गट्ठर अनाज के बने होते हैं, उन्हें कैसे अलग करेंगे।
तो अलग करने के लिए तो आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न के कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। अन्न के कण आपने देखे हैं, गेहूं के, अनाज के, इनसे छोटे ही होते हैं आम और अमरूदों से, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्न कणों को अन्न के जो कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाए, ये भी सोचने की बात है। आप सोचिए कि कैसे पृथक करें। तो डंडियों से अन्न के कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को ही थ्रेसिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया है और इसी को आपको ध्यान रखना है कि अन्न के कणों को, अनाज को उनकी डंडियों से, ये डंडियों से पृथक करने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रम होता है, उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर, क्योंकि वो सुखा ली गई हैं, अब सुखा ली गई हैं तो वो सूख गई हैं एकदम, पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है, बैल भी उससे ये क्रिया करते हैं। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। अगर ज्यादा अनाज है और इसको कैसे करें, तो उस समय हम क्या है, मशीनों का उपयोग भी करते हैं। थ्रेसिंग मशीन आती हैं जो क्या करती हैं, अनाज को डंडियों से पृथक कर देती है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे थ्रेसिंग क्रिया हाथ से की जा रही है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, बिल्कुल उनको इस पत्थर पर क्या किया जा रहा है, कूटा जा रहा है इसके अनाज को, इसको क्या किया जा रहा है, डंडियों को कूटा जा रहा है, जिससे अनाज गिर जाता है और यहाँ से ये डंडियां पृथक हो जाती है और अनाज पृथक हो जाता है। तो ये क्रिया आज भी होती है, पर अब मशीनें आ गई हैं तो मशीनें ये काम कर लेती हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे निष्पावन। निष्पावन क्या होता है, देखिए क्रियाकलाप 3 सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण लेते हैं। यानी रेत तथा बुरादा लें और सूखी पत्तियों का पाउडर लें और इस मिश्रण को किसी प्लेट पे रख लें। आप इसको कर सकते हैं घर पे कि इसको प्लेट में रख लें। फिर क्या होगा, देखिए अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। अगर प्लेट नहीं तो कागज ले सकते हैं, कागज यानी समाचार पत्र ले सकते हैं। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं, रेत के जो रेत का ढेर है उसको और जो आपकी पत्तियों का जो चूरा है उसको। क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान होते हैं, दोनों के कण समाप होते हैं। आप देखेंगे कि पत्तियों के जो टुकड़े हैं, जो सूखी पत्तियों के जो टुकड़े हैं, वो उनका अमाप रेत के कणों से क्या होगा, बड़ा होगा थोड़ा सा। तो क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अगर ज्यादा मात्रा में मिले हुए हैं तो बिल्कुल नहीं अलग कर सकते। कभी कभी छोटे टुकड़े भी होते हैं पत्तियों के, तो इस तरीके से आप अलग नहीं कर सकते, थोड़ा सा कठिन लगता है। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए। अब ये जो मिश्रण है रेत और उस सूखी पत्ती का, जो चूरे का रेत जो मिश्रण है, उसको खुले मैदान में ले जाएं और किसी ऊंचे समतल स्थल पर खड़े हो जाइए। किसी ऊंचे पे खड़े हो जाएं और मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र का मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए चित्र में जैसे दिखाया गया इस तरीके से, है ना। आप ये प्लेट हो या समाचार पत्र हो, इस तरीके से आप करिए समतल सतह पे खड़े होके और इस तरीके से। तो इस तरीके से करिए, करने से क्या होगा, क्या होता है ना, धीरे धीरे मिश्रण को नीचे वो करेंगे, फिसलेगा। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत अथवा बुरादा या सूखी पत्तियों का जो पाउडर है, यानी जो हमने रेत लिया था और उसमें सूखी पत्तियों का जो पाउडर था, एक ही स्थान पर ही गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? आप जानते हैं कि रेत भारी होता है और जो पत्ती होगी वो हल्की होगी, तो पत्ती दूर जाके गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल है? तो देखिए यहाँ पे भी आप इस क्रिया को देख रहे होंगे बच्चों। देखिए ये इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे भी ये जो महिला है वो अनाज से भूसे को अलग कर रही है। इसी को निष्पावल कहते हैं, निष्पावल। तो देखिए यहाँ पे भी यही हो रहा है, हवा द्वारा क्या हो रहा है, जो भूसे का कण है वो अलग हो रहा है। तो देखिए
किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। और निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करता है। साधारणतः इसका उपयोग हम क्या करते हैं, भारी कणों को क्या है उपयोग करते हैं, अलग करने में करते हैं। भारी कण तो देखिए, जो भारी कण है वो तो नीचे इधर साइड में हो जाएगा, जैसे अनाज है, अनाज भारी होता है और भूसा हल्का होता है, तो भूसा अलग हो जाता है अनाज से, तो यहाँ पे अनाज आके गिर जाता है पास में और साइड में आपके भूसा या हवा से उड़ जाता है, जैसे कि हम रेत और सूखी पत्तियों के ढेर में कर सकते हैं। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, वो रेत वाला। देखिए यहाँ पे भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं। अब वो कण जो हैं वो भूसे के अलग हो जाते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं, जबकि भारी अन्न के जो कण हैं पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ढेर बन गया है, ये आप इसमें देख सकते हैं, ये ढेर बन गया और वो जाके दूर गिर गए। तो इसी प्रकार से जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन के उपयोग में लिया जा सकता है। आप भूसे का प्रयोग कर सकते हैं, चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है, सब में उपयोग किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हमने पढ़ा था बच्चों, वो हस्त चयन विधि पढ़ ली हमने, वो भी हमें समझ में आ गई। थ्रेसिंग पढ़ी हमने, वो भी हमें समझ में आया। निष्पावन विधि भी हमने पढ़ ली, वो भी हमें समझ में आया। और देखिए नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट विधि आएगी वो आएगी चालन। चालन का मतलब है वही छलनी द्वारा ही होगा। तो देखिए कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें आटे से कुछ अच्छे व्यंजन, तो हमें इसमें उपस्थित चोकर, चोकर यानी कि जो मोटा जो अनाज का कण रह जाता है, जो मोटा अनाज का कण रह जाता है, आप आटा छानते हैं तो उसमें लास्ट में भूसी टाइप का कुछ अनाज के मोटे कण रह जाते हैं, तो वो चोकर कहलाता है। तथा अन्य अशुद्धियों को, कुछ अशुद्धियां भी होती हैं उसके अंदर, अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी यानी छन्नी का उपयोग करते हैं और उसमें से आटा डालते हैं। देखिए ये प्रयोग हो रहा है यहाँ पे चालन विधि द्वारा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये पृथक किया जा रहा है आटे से, ये छाना जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां जो चालन या बड़े कण जो होते हैं वो चालन में रह जाते हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। जब अगर हम आटा पीसे तो उससे पहले हम आटे को जो गेहूं है, जो अनाज है, उसे बीनते हैं, बीनने वाली क्रिया करते हैं, यानी उसमें से पहले पत्थरों को अलग करते हैं हस्त चयन विधि द्वारा। तो उन अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां, भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, इतनी करने के बाद भी थोड़ा बहुत रह जाता है, उसको दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत, कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए भी उपयोग में लाते हुए देखा होगा। आपने बच्चों जरूर देखा होगा, कहीं पर घर बन रहा है आपके घर के आसपास या आपका खुद का घर बन रहा है, तो इस प्रकार का आपने देखा होगा। देखिए ये बड़ा चालना आपने देखा होगा, और ये रेत और बजरी छानने में काम आता है, सीमेंट वीमेंट छानने में काम आता है, पृथक करने में, तो ये आपने देखा होगा इस तरीके का। तो देखिए यहाँ पे इसी को हम चालना कहते हैं, चालना, ये चालना कहलाता है कंकड़ पत्थरों को। तो क्रियाकलाप 4, कक्षा में चालनी यानी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए और चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए, इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक के पाउडर तथा आटे को पृथक करते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमाप में अंतर होता है को पृथक करते हैं। बच्चों आप समझो, देखिए जैसे कि आप घर से चलनी लाए और आप आटा भी लाए, उसको छान रहे हैं, तो जो उसमें आटे में बड़े कण हैं अनाज के, और जो उस आटे से बड़े कण हैं
वो क्या होते हैं, छलनी से ऊपर रह जाते हैं, छलनी के ऊपर रह जाते हैं, और अनाज बराबर जो साइज है अनाज का वो एक साथ क्या है, नीचे आ जाता है, आटा नीचे आ जाता है। पर अगर आपने स्कूल में ऐसा किया कि चौक का बुरादा किया और चौक को पीस लिया, तो चौक के जो कण हैं वो भी कैसे हो जाएंगे, आटे जैसे हो जाएंगे, बुरादे बिल्कुल आटे जैसा हो जाएगा, वो भी छन के क्या है, आटे के साथ आ जाएंगे। उनकी माप यानी उनका जो साइज है वो कैसा हो गया, उन्हीं के बराबर हो गया। हम चलनी से केवल उन पदार्थों को अलग कर सकते हैं जिसकी माप में अंतर है, अशुद्धि की और जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है उसकी जो साइज है, कणों का जो साइज है, जो माप है, वो कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अशुद्धियां बड़ी होनी चाहिए, बड़े आकार की होनी चाहिए, और जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है वो उसका जो साइज है उन अशुद्धियों से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि वो छलनी के बारीक छिद्रों में से छन के नीचे आ सके। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम चौक के पाउडर को और आटे को पृथक नहीं कर सकते। तो हम इनको कैसे करेंगे, देखिए, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अब ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इसमें कि इसमें अवसादन क्या है, निस्तारण क्या है, निस्यंदन क्या है। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना कैसा हो जाता है, संभव नहीं होता है। हम इनसे नहीं कर पाते हैं। हम ये जैसे कि अभी मैंने उदाहरण लिया, चौक का पाउडर था और ये आटा, तो उसी प्रकार से उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, अगर धूल मिली है, मिट्टी के हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करें। अगर इसमें मोटे पत्थर के कण हैं चावल और दाल में, तो पृथक किया जा सकता है हस्त चयन विधि द्वारा। पर लेकिन अगर रेत मिला हुआ है या कोई और पदार्थ, मिट्टी या हल्के कण है, छोटे छोटे कण है, उनको हम ऐसे उठा के अलग नहीं कर सकते बच्चों। तो हम कैसे अलग करेंगे, तो ये अलग करने का है, तो अशुद्धियों को प्राय पकाने से पहले चावल तथा चावल या दालों को जल से धोया जाता है। हम पकाने से पहले यही करते हैं, जल से धोते हैं उन्हें। जब आप चावल या दाल, जो चावल या दाल है में जल डालते हैं, तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं, हम उसको जल से धोते हैं और क्या होती हैं, वो अशुद्धियां जल के साथ दूर हो जाती हैं, जिससे जल थोड़ा सा मटियाला कलर का हो जाता है, मटियाला हो जाता है। यानी जो उसमें अगर रेत है, अशुद्धियां हैं दाल चावल में, तो वो पानी के साथ बह जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। अब आप खुद सोचिए, आप ये करके देखिए, तो आपको खुद दिख जाएगा कि मिट्टी तो पानी के ऊपर तैरती है और चावल और दाल नीचे बैठ जाते हैं। क्यों, आपने देखा है कि देखा है, आपने ये किया है? तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ बच्चों कि आपने ये किया है। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, हम बर्तन से गिराते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? भारी तली में जो अवयव बैठ गए, यानी हमारा दाल चावल ये सब बैठ गए, उसको तो अवसादन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उनका बैठना, यानी कि मिश्रण है, चावल और दाल जैसे मिश्रण है और उसमें मिट्टी अशुद्धि है, जो मिट्टी अशुद्धि है, तो मिश्रण से हम जल मिलाने पर जो भारी कण है, हमारे चावल हुआ या दाल हुई, वो क्या है, बैठ जाती हैं, उसको अवसादन कहेंगे। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित यानी जल को उड़ेलते हैं, उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, यानी उसको अलग करना। और आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों को पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। हम इनको पता लगाते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का क्रियाकलाप है। यहाँ पे पानी है और जिसमें अशुद्धियां हैं, तो हम कैसे, पानी है और पानी में मिट्टी है, मिट्टी आई हुई है। अब इसको हमने थोड़ी देर क्या किया है, इसी तरीके से किया है कि रख लिया है और पानी और अशुद्धियां दूर। तो आप क्या करेंगे, सेम देखिए, आप यहाँ पे पानी पानी को अलग कर लेंगे और जो मिट्टी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी है ना, इसी के नीचे रह जाती है, ये बैठ गई है तो नीचे रह जाएगी, और पानी पानी को अलग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से ये अशुद्धि है और इस तरीके से अलग कर लेंगे। ये आप घर पे करके देखना, आपने किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना।
यही यही सिद्धांत ऐसे द्रवों को मिश्रण को पृथक करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल और जल जो मिश्रित नहीं होते हैं उनके लिए भी हम ये निस्तारण और अवसादन की प्रयोग करते हैं। विधि को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है तेल और जल को पृथक करने के लिए। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण की विधि अपनाइए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अभी भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी देखिए छलनी में डाल दीजिए और क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी फिल्टर कहते हैं। समझिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए आपने ये प्रयोग नहीं किया तो घर में थोड़ा करना और सोचना। चाय आप बच्चे बच्चे चाय नहीं पीते पर घर पे जो बड़े या कुछ बनाते होंगे उन्होंने चाय, तो चाय जब छानते हैं तो जो मोटे मोटे जो कण होते हैं वो तो क्या होता है बच्चों छलनी में रह जाते हैं। पर चाय जब जैसे कभी रख के और थोड़ी देर उसको कप में रखी हुई है चाय और उसको पीते हैं तो हमें लास्ट में काला काला चाय का पदार्थ दिखता है। इसका मतलब जो चाय बारीक है बिल्कुल उसमें क्या हो गई है, घुल गई है चाय का जो बुरादा, वो क्या है चाय की क्या रह गया है नीचे तली में बैठ जाता है, उसमें रह जाता है। हम उसको फिल्टर पेपर से, ये फिल्टर पेपर क्या करता है छोटी से छोटी बारीक से बारीक अशुद्धियों को भी दूर कर देता है। फिल्टर पेपर से अगर हम उस चाय को छाने तो अभी भी उस फिल्टर पेपर पे हमें बारीक कण उस चाय पत्ती के दिखेंगे। तो द्रव पदार्थ है दूध और जो चीनी जो घुला हुआ पदार्थ है वो तो नीचे आ जाएगा, पर अभी भी चाय पत्ती का जो बारीक पदार्थ है उस फिल्टर पेपर पे रह जाएगा। इसी प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। आ रहा है समझ में? निस्यंदन कहते हैं। यानी कि चाय के नीचे जो बैठा हुआ काले काला जो पदार्थ रह गया है, जो मतलब बहुत बारीक कण थे जो चाय पत्ती के, वो भी छलनी से छन के नीचे आ गए थे। अब वो क्या है फिल्टर पेपर से अलग किया, उसी को क्रिया को निस्यंदन कहते हैं। अब सोचिए तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो निस्तारण तो यह है कि उसको क्या करना, मतलब जैसे आप इसमें देख रहे होंगे अलग करना दो अवयवों को कैसे पानी से, इस तरीके से देखिए आप इसमें देख रहे होंगे जैसे ये गिलास है और इसमें से ये अलग किया जा रहा है, तो जो नीचे बैठ गई है अशुद्धि वो नीचे बैठ गई है, बाकी पानी को साफ को जो ऊपर ऊपर दिख रहा है हमें उसको अलग कर रहे हैं, तो ये निस्तारण है। पर लेकिन निस्यंदन क्या है, फिल्टर पेपर से उसे छाना गया है और इससे अलग, तो उससे पूरी अशुद्धियां क्या हो जाती हैं फिल्टर पेपर पे आ जाती हैं, दूर हो जाता है। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल का उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा जो जल होता है प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से भी एकत्रित किया गया जल भी कभी पंकिल यानी अशुद्धि से मतलब युक्त होता है, हो सकता है विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम ये देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। बच्चों देखिए इसको भी हम आगे पढ़ेंगे पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे और वो मैं जल्दी डाल दूंगी। तो ये अभी हमने इतना पढ़ लिया है, ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर पूरा चैप्टर उसमें में कंप्लीट करेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और आपको इतना जितना पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कौन कौन सी हस्तचयन विधि, जिससे भूसे को चावल दाल या उसमें जो मोटे कण होते हैं उसको अलग करना, तो वो हस्त विधि चयन बीनकर अलग करते हैं, जो ढूंढ के हाथ से अलग करते हैं। थ्रेसिंग द्वारा भूसे को अनाज को उनकी डंडियों से अलग करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। हम ऊपर से हवा से गिरा के उससे भी अलग करते हैं, फटकना भी कहते हैं एक तरीके से। चालन विधि द्वारा छलनी से छालने, चालन जो होता है रेत और बजरी का भी हमने, और इसमें पढ़ा अवसादन, निस्तारण, अवसादन भी पढ़ा, निस्तारण भी पढ़ा और साथ ही हमने उसके निस्यंदन को भी देखा। तो ये जो
कुछ पृथक्करण की विधियां थी जो हमने पढ़ी, इसके आगे भी कुछ पृथक्करण की विधियां हैं जो हम पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो बच्चे अभी नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नई नई क्लासेस जो भी होती हैं वो उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जो क्लास ली जा रही है, कभी भी क्लास हो जाती है तो आपको बेल आइकन दबाने से ये पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।